दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में वेब सीरीज अनदेखी का सीजन 2। अगर आपको सीजन 1 देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेजी उस आदिवासी लड़की को लेकर एम्बुलेंस से चंडीगढ़ के लिए निकल जाती है और इधर रिंकू डीएसपी को धमकी देता है कि ऐसा करना उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। खैर, इधर हम देखते हैं कि तेजी को वहाँ से निकलने में टिम्मा उसकी मदद कर रहा था। इसी बीच तेजी को एक पुलिस कांस्टेबल बीच रास्ते में रोक लेता है। तभी उस कांस्टेबल को ऑफिसर सुनील डोगरा का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो लोग एक एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर वो कांस्टेबल कहता है कि एक एम्बुलेंस तो उसके सामने ही खड़ी है। इधर डीएसपी टिम्मा को बताता है कि रिंकू अपने आदमियों के साथ उस एम्बुलेंस को ढूंढने के लिए निकला है। जिसके बाद टिम्मा तेजी को कॉल करके कहता है कि उसे वहाँ से जल्दी निकलना होगा। रिंकू और उसके आदमी एम्बुलेंस को ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर तेजी घबरा जाती है और घबराहट में कांस्टेबल को टक्कर मार देती है और ये देखकर तेजी की तो और भी हालत खराब हो जाती है। तब इसके बाद टिम्मा वहाँ आता है और वो दोनों एम्बुलेंस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर थोड़ी दूर आने के बाद टिम्मा तेजी को कहता है कि वो यहाँ से अब रिजॉर्ट चली जाए, जिस पर तेजी टिम्मा को धमकाती है कि वो एक्सीडेंट वाली बात किसी को ना बताए वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। खैर, इधर ऑफिसर सुनील डोगरा उसी एक्सीडेंट वाली जगह पहुँचता है और रिंकू को बताता है कि एम्बुलेंस हाथ से निकल गई और उसे कोई लड़की चला रही थी। यह सुनकर रिंकू सुनील डोगरा से कहता है कि उसे किसी भी हाल में एम्बुलेंस चाहिए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद अब टिम्मा जब एम्बुलेंस लेकर चंडीगढ़ जा रहा होता है तभी वो देखता है कि पुलिस की एक टीम उसका पीछा कर रही है। जिसके बाद वो एम्बुलेंस को भगाने लगता है, लेकिन अब आगे भी पुलिस की टीम को देखकर टिम्मा एम्बुलेंस को लेकर खाई में गिर जाता है। इधर दमन आकर रिंकू से पूछता है कि तेजी कहाँ है, कहे तुमने उसे कुछ किया तो नहीं। इस पर रिंकू से कहता है कि उसके होते तेजी को कुछ भी नहीं होगा। तभी वहाँ तेजी आ जाती है और दोनों से पूछते हैं कि वो इतनी देर से कहाँ थी। इस पर तेजी उनसे कहती है कि वो बाहर टहलने के लिए गई थी। तभी रिंकू के पास सुनील डोगरा का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो एम्बुलेंस खाई में गिर गई है और कांस्टेबल ने उसे बताया था कि कोई लेडी उसे चला रही थी। यह सुनकर रिंकू को तेजी पर शक होता है और वो तेजी से आकर पूछता है कि वो किस तरफ टहलने निकली थी। इधर पापा जी बहुत परेशान थे क्योंकि उनके इजरायली आदमी ने सारा काम समर्थ नाम के एक लड़के को दे दिया है और उनके हाथ से सारा धंधा निकलता हुआ दिख रहा है। इस पर रिंकू पापा जी से कहता है कि वो यहाँ सब संभाल लेगा। इसके बाद पापा जी रिंकू से पूछते हैं कि उस आदिवासी लड़की का क्या हुआ, जिस पर रिंकू बताता है कि वो उसे ढूंढ रहा है और वो जल्द ही मिल जाएगी। खैर, इधर हम देखते हैं कि सलोनी और उसकी टीम अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ रिंकू के कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि टिम्मा जिंदा होता है और उसे काफी चोटें आई होती हैं। तब वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ रिंकू उस जगह पहुँचता है जहाँ एम्बुलेंस खाई में गिरी थी और रिंकू दूरबीन से देखता है तो उसे वहाँ पर डीएसपी घोष दिखते हैं। ये देखकर रिंकू तुरंत डीएसपी के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि एम्बुलेंस बहुत ऊंचाई से गिरी है, वो आदिवासी लड़की तो मर गई होगी। साथ ही वहीं खड़ा डॉक्टर भी यही कहता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो लड़की नदी में डूब कर मर गई होगी। ये सुनने के बाद रिंकू लकी को पूरी नदी देखने के लिए बोलता है। इसी बीच लकी रिंकू को एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक टूरिस्ट ने टिम्मा का वीडियो बना लिया था और ये वीडियो देखकर कांस्टेबल कहता है कि ये तो वही लड़का था जो एम्बुलेंस चला रहा था। खैर, अब रिंकू आकर पापा जी को बताता है कि वो आदिवासी लड़की मर चुकी है और कुछ ही देर में सारे वीडियो शूट करने वाली टीम भी मरने वाली है। इसके बाद सुनील डोगरा रिंकू को बताता है कि वो कांस्टेबल तो कोमा में चला गया है। इधर डीएसपी उस जगह पहुँचता है जहाँ एम्बुलेंस खाई में गिरी थी और वो एनालाइज करता है कि एम्बुलेंस कहाँ गिरी होगी और वो आदिवासी लड़की पानी में किस जगह बहकर गई होगी। अब इधर गाड़ी रोककर शाश्वत और सलोनी हवा खाने बाहर निकलते हैं। इसी बीच रिंकू के गुंडे आकर गाड़ी के अंदर सभी लोगों को जान से मार डालते हैं। तब गोलियों की आवाज सुनकर सलोनी और शाश्वत वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर डिनर के समय रिंकू पापा जी को बताता है कि पुलिस ने बताया है कि वो गाड़ी कोई लड़की चला रही थी। ये सुनकर तेजी घबरा जाती है। इसी बीच सुनील डोगरा वहाँ आता है और रिंकू को बताता है कि वो कांस्टेबल तो अब मर गया है। यह सुनकर तेजी वहाँ से उठकर चली जाती है और तेजी इस खबर से काफी ज्यादा डर गई थी। खैर, इधर हम जंगल में अभय नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी नजर उस आदिवासी लड़की पर पड़ती है जो पानी में बहकर यहाँ गई थी। तो वो आदिवासी लड़की के पास जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इसी बीच डीएसपी भी उसी आदिवासी लड़की को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है।
और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो उस लड़की की मदद करना चाहता है। ये सुनकर अभय डीएसपी के पास जाने वाला होता है। तभी वो आदिवासी लड़की उसे रोक लेती है, जिसके बाद अभय उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब इसी बीच डीएसपी को उसके बड़े साहब कॉल करते हैं और कहते हैं कि ऑफिशियली ये कंफर्म हो गया है कि वो आदिवासी लड़की अब मर चुकी है, इसलिए वो ये केस अब बंद कर दे। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टिम्मा लकी के कब्जे में होता है और टिम्मा यहाँ पर सच्चाई छुपाता है कि एम्बुलेंस वो चला रहा था। साथ ही वो लकी से ये भी कहता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो आदिवासी लड़की जिंदा नहीं बची होगी। इधर रिंकू पापा जी को बताता है कि उसने वीडियो शूट करने वाले लोगों को मार दिया है, बस शाश्वत और सलोनी बच गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो भी मारे जाएंगे। और ये बात तेजी सुन लेती है। खैर इधर मुस्कान रिंकू को कॉल करके बताती है कि उसके पापा ने ट्रांसफर ले लिया है, इस डर से कि कहीं रिंकू उसकी बेटी को भगाकर न ले जाए। इस पर रिंकू कहता है कि पापा जी मुस्कान के पापा से जल्दी हमारी शादी की बात करेंगे। इधर शाश्वत और सलोनी उन गुंडों से बचकर एक फोन बूथ से पॉलिटिशियन खंडेलवाल को कॉल करते हैं और उससे उसकी मदद मांगते हैं, लेकिन खंडेलवाल उसको मदद करने से मना कर देता है, ये जानकर कि वो रिंकू केस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो रिंकू से पंगा लेना नहीं चाहता था, जो कि बहुत पावरफुल है। तब शाश्वत उसे ब्लैकमेल करता है कि जो पिछले साल इलेक्शन में एक स्कैम हुआ था वो इसकी स्टोरी लीक कर देगा। ये सुनकर खंडेलवाल उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इधर तेजी दमन को सब बता देती है कि रिंकू ने उसके दोस्तों को भी मार दिया, लेकिन सलोनी और शाश्वत बचकर भाग गए। हालांकि अब उनकी जान भी खतरे में है। ये सुनकर दमन शॉक्ड हो जाता है और वो यहाँ से यूएस जाने के लिए कहता है, लेकिन तेजी कहती है कि वो इन सब को सबक सिखाए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। इधर खंडेलवाल के कहने पर समर्थ नाम का आदमी शाश्वत को कॉल करता है और उससे कहता है कि सबसे पहले उन्हें सेफ जगह पे आना होगा, उसके बाद वो उसे दिल्ली पहुंचा देगा। फिर समर्थ उन लोगों को सामने खड़ी कार में बैठ जाने के लिए कहता है। इधर टिम्मा लक्की को कहता है कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि वो मुस्कान के बिना नहीं जीना चाहता और रिंकू ने उसका सब कुछ छीन लिया। साथ ही टिम्मा लक्की को भड़काने की कोशिश भी करता है कि रिंकू सबकी कीमती चीजें छीन लेता है और आपके साथ भी तो यही किया, उसने लवली को मरवा दिया। ये सुनकर लकी को बहुत दुख होता है कि उसने रिंकू के कहने पर अपने ही भाई को मार दिया, जिसके बाद लकी टिम्मा को वहाँ से भागने का एक मौका देता है और रिंकू को कॉल करके झूठ बोलता है कि उसने टिम्मा को मार दिया। साथ ही वो ये बताता है कि वो आदिवासी लड़की भी मर गई है। इधर तेजी डीएसपी से मिलती है, क्योंकि डीएसपी अब कोलकाता वापस जा रहा है। असल में उसके डिपार्टमेंट ने उस आदिवासी लड़की का केस क्लोज कर दिया है, लेकिन जाने से पहले डीएसपी तेजी को एक माइग्रेन टैबलेट और एक फोन देता है, जिससे रिंकू उसे ट्रेस न कर पाए और जरूरत पड़ने पर वो डीएसपी को कॉल कर सके। इसके बाद अब रिंकू डीएसपी से मिलने आता है और डीएसपी उससे कहता है कि वो जल्द ही उससे मिलेगा। इधर हम शाश्वत और सलोनी को देखते हैं, जिन्हें अजराइशर फार्मा के वेयर हाउस में लाया जाता है और इस साइड तेजी डीएसपी के दिए हुए टैबलेट को अपने लैपटॉप में सर्च करती है। तब वहाँ दमन लैपटॉप पर देखकर कहता है कि ये तो उसके पापा जी के पार्टनर्स हैं। फिर इधर लकी अपने आदमियों के साथ सलोनी और शाश्वत के पास पहुंच जाता है। ये देखकर सलोनी और शाश्वत वहां से भाग जाते हैं और ट्रक में आकर छुप जाते हैं। इसके बाद एक आदमी ट्रक को खुला देखकर उसे बाहर से लॉक कर देता है और सलोनी और शाश्वत वहीं फंसे रह जाते हैं। तभी वहाँ रिंकू आता है और फिर वहाँ समर्थ भी आता है, जो उससे कहता है कि उसने तो उन दोनों को उसे दे दिया था, पर अब वो उसके हाथ से निकलकर फिर से भाग गए, जिससे हमें पता चलता है कि खंडेलवाल भी इन सब से मिला हुआ था और ये उसी की प्लानिंग थी ताकि रिंकू इन दोनों को मार दे। यहाँ शाश्वत सलोनी को बताता है कि कुछ महीने पहले उसके चैनल ने अजराइशर फार्मा के ऊपर एक स्टोरी की थी। ये लोग इलीगल ड्रग्स बनाते हैं और दवाइयों के नाम पर उसे बेचते हैं। इसके बाद इधर तेजी उसी अजराइशर फार्मा की फैक्ट्री में पहुंचती है और सारी इलीगल ड्रग्स की फोटोज और वीडियोस बना लेती है। इसी बीच शाश्वत को बाहर कोई आवाज आती है और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। तब आवाज सुनकर तेजी जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो गेट खोलते समय तेजी के सामने एक गार्ड आ जाता है और तेजी उस गार्ड से कहती है कि वो तेजी अतवाल है। अब अतवाल का नाम सुनकर गार्ड तेजी को समर्थ के पास लेकर आता है, क्योंकि रिंकू भी अतवाल ही है। इधर आदिवासी लड़की होश में आने के बाद अभय पर हमला कर देती है, ये सोचकर कि वो उसे मार देगा, लेकिन अभय बहुत अच्छा कराटे जानता था, जिससे वो उसे कंट्रोल कर लेता है और उसे समझाता है कि वो यहाँ पर सेफ है, उसे यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इधर तेजी को पता चलता है कि समर्थ दमन का चाइल्डहुड फ्रेंड है
और वो उससे माफी मांगता है कि वो उसकी शादी में नहीं आ पाया। इसके बाद यहाँ रिंकू और पापा जी आजराइशर फार्मा की फैक्ट्री में पहुंचते हैं और तेजी उन्हें देखकर छुप जाती है। फिर रिंकू और पापा जी समर्थ से मिलते हैं। अब यहाँ तेजी वर्कर्स के कपड़े पहनकर इन सब की बातें सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि पापा जी और रिंकू मिलकर इलीगल धंधा चला रहे हैं और अब पापा जी चाहते हैं कि समर्थ और वो पार्टनरशिप में काम करें। लेकिन समर्थ उनसे कहता है कि उन लोगों ने जो मर्डर्स किए हैं उसके बाद वो ऐसा नहीं कर सकता, और साथ ही समर्थ उन्हें ये भी बताता है कि वीडियो टीम की फैमिली ने कोर्ट में पिटीशन डाली है क्योंकि उनके बच्चे इतने दिनों से गायब हैं, जिस पर रिंकू से कहता है कि वो इस बारे में इजरायली से बात खुद करेगा। ये बोलकर पापा जी और रिंकू वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर सलोनी और शाश्वत किसी तरह से ट्रक से निकल जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रिंकू का एक आदमी सलोनी के पैर पर गोली मार देता है। इधर मुस्कान रिंकू को कॉल करके बताती है कि वो घर से भागकर उसके पास आ रही है। दरअसल मुस्कान के पापा नहीं चाहते थे कि मुस्कान की शादी रिंकू से हो क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा है। अब यह समर्थ इजरायली हेड जैरी और आइजैक से बात करता है। समर्थ उनसे कहता है कि अतवाल हमारे लिए सही लोग नहीं है, उन्हें हमें पार्टनर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। इधर पापा जी माधव अरोड़ा नाम के एक वकील को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि उसने बहुत सारे मर्डर किए हैं, लेकिन उनको इन सब के लिए जेल नहीं होनी चाहिए, जिस पर वो वकील भी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी बीच रिंकू के पास लकी का कॉल आता है और वो बताता है कि शाश्वत और सलोनी भाग गए हैं, लेकिन सलोनी को गोली लगी है। इस पर रिंकू लकी से उन दोनों को जल्द से जल्द मार देने के लिए कहता है और ये बात दमन सुन लेता है। इसके बाद दमन तेजी के पास आता है और तेजी उसे रिंकू और पापा जी के इलीगल ड्रग्स के धंधे के बारे में बताती है और उसे सारी फोटोज भी दिखाती है। फिर तेजी दमन से कहती है कि वो ये धंधा पंजाब में चलाना चाहते हैं, लेकिन समर्थ उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है और ये समर्थ उनके काम आ सकता है, लेकिन पहले उन्हें शाश्वत और सलोनी को बचाना होगा। इधर शाश्वत एक क्लिनिक पर आकर डॉक्टर शंभू से सलोनी का इलाज करने के लिए कहता है। इस पर डॉक्टर शंभू कहता है कि उसे पता है कि रिंकू के आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं और उन पर तो इनाम भी रखा गया है। इस पर शाश्वत उसे कहता है कि वो इनाम का पैसा मैं देता हूँ, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद डॉक्टर शंभू उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर सलोनी रिंकू के आदमियों से बचने के लिए एक जगह छुपी होती है, पर रिंकू का एक आदमी उसे देख लेता है और जैसे ही वो उसे मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर शाश्वत आकर उस पर पीछे से हमला कर देता है और सलोनी बच जाती है। इधर अभय अपने गुरुजी के साथ मिलकर आदिवासी लड़की के लिए दवाई बना रहा होता है। तभी अभय गुरुजी से पूछता है कि क्या यह संयोग है मेरा वहाँ होना और इस लड़की का मिलना, जिस पर गुरुजी अभय से कहते हैं कि शायद तुम इस लड़की की मदद करके अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित कर पाओ। इधर मुस्कान रिंकू के घर आ जाती है और रिंकू से मिलती है। फिर यह शंभू शाश्वत और सलोनी को एक पुराने जंगल के अड्डे पर लाकर उसका इलाज करता है और उनसे कहता है कि वो 3 दिन में उसे फिर देखने आएगा। इधर लकी रिंकू को कॉल करके बताता है कि सलोनी और शाश्वत यहाँ से भाग गए हैं। इसके बाद तेजी और दमन सलोनी को ढूंढते हुए उस क्लिनिक तक पहुँचते हैं और डॉक्टर शंभू के पास आते हैं, लेकिन डॉक्टर शंभू उन्हें कुछ भी नहीं बताता। हालांकि वो उन दोनों की फोटो ये बोलकर खींच लेता है कि उसे उनकी कार बहुत पसंद आई। इधर सलोनी को जब होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ तो शाश्वत कहीं भी नहीं है और ये देखकर वो काफी डर जाती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिंकू का आदमी शेरा ट्रक से भरा हुआ 50 करोड़ का माल लेकर इकजोत नाम के आदमी से मिलता है, जहां हमें इनकी बातों से पता चलता है कि रिंकू समर्थ की फैक्ट्री से कुछ माल चुरा कर अपना साइड बिजनेस कर रहा है। जिसके बाद इकजोत उसे मिठाई में नशीली दवा खिलाकर उसे बेहोश कर देता है ताकि इकजोत सारे ड्रग्स का माल ले सके, और ये सब शाश्वत अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है जो कि वहीं मौजूद था। फिर जैसे वो शेरा को गोली मारने वाला होता है, वहाँ पर शाश्वत आकर इकजोत पर हमला कर देता है और शेरा का मोबाइल भी ले लेता है। फिर एक जगह पर आकर वो उसका सिम तोड़कर उसका मोबाइल वहीं फेंक देता है। फिर जब यहाँ पर इकजोत को होश आता है तो वो देखता है कि माल तो सारा गायब है और ये देखकर वो फौरन वहाँ से अपनी कार लेकर भाग जाता है। अब इधर सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं, तब रिंकू अपने पापा जी से कहता है कि उसने उनके कहने पर समर्थ को कॉल करके अपनी शादी में इनवाइट किया था, लेकिन वो नहीं आएगा। इस पर तेजी दमन से कहती है कि तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो ना, अगर तुम उसे इनवाइट करोगे तो समर्थ मना नहीं करेगा, जिस पर दमन मान जाता है। हालांकि ये देखकर रिंकू को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो चाहता था कि पापा जी की कही बात वो खुद ही पूरी करे। इसके बाद लकी रिंकू को कॉल करके बताता है
कि हमारी ट्रक में से शेरा वाली ट्रक गायब है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। ये सुनकर रिंकू हैरान हो जाता है। यहाँ आप तेजी और दमन समर्थ से मिलते हैं और उसे शादी में इनवाइट करते हैं। साथ ही वो उसे ये भी कहते हैं कि अगर वो पापा जी और रिंकू के साथ डील करना नहीं चाहता तो वो दमन और तेजी के साथ भी डील कर सकता है, क्योंकि समर्थ को रिंकू पर भरोसा नहीं था। तब समर्थ दमन से कहता है कि तुम ये बिजनेस टेक ओवर कर लो, जिस पर दमन कहता है कि उनका भी यही प्लान है। खैर इधर डॉक्टर शंभू एक बार फिर सलोनी और शाश्वत के पास आता है और उसे तेजी और दमन की फोटो दिखाकर कहता है कि ये दोनों आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन शंभू ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। खैर आज रिंकू और मुस्कान की एंगेजमेंट का दिन होता है, लेकिन रिंकू तो इधर ट्रक के गायब होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। साथ ही ये बात समर्थ को भी पता चल जाती है, जिसके बाद समर्थ जेरी और याका को वीडियो कॉल करता है और रिंकू पर सारे इल्जाम डाल देता है, ये बोलकर कि सिक्योरिटी तो रिंकू ही संभालता था और इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। अब इधर रिंकू लक्की से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द उस ट्रक को ढूंढकर निकाले। इसके थोड़ी देर बाद ये लोग देखते हैं कि एक ज्योत न्यूज में बोल रहा है कि रिंकू के आदमी शेरा ने उसे मारने की कोशिश की। ये देखकर लकी रिंकू से कहता है कि शेरा ऐसा नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। फिर रिंकू से कहता है कि शेरा जहाँ कहीं भी है उसे मेरे सामने लेकर आओ। खैर इसके बाद रिंकू अपने घर आ जाता है, जहाँ रिंकू और मुस्कान की एंगेजमेंट हो जाती है। फिर यह शाश्वत सलोनी को उस ट्रक के बारे में बताता है और कहता है कि अब सभी लोग इसी ट्रक को ढूंढ रहे होंगे, और ये सुनकर सलोनी के होश उड़ जाते हैं। खैर इसके बाद शाश्वत चुपके से एजराशर फार्मा पहुंचता है और समर्थ के लैपटॉप में अपनी बनाई हुई वीडियो को डालकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद समर्थ उस वीडियो को देख लेता है और वो शॉक्ड हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिंकू एक दोस्त से मिलने हॉस्पिटल आता है और इकजोत उसे कहता है कि शेरा उसे बेहोश करके खुद सारा माल लेकर भाग गया, जिस पर रिंकू कहता है कि गद्दारी करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। अब इधर हम शेरा को देखते हैं, जो रिंकू के डर से एक जगह छुपकर बैठा होता है, क्योंकि वो बिना माल के अगर रिंकू के पास गया तो वो उसे मार डालेगा। फिर इधर शाश्वत आकर सलोनी को इस वीडियो के बारे में बताता है और उससे कहता है कि उसने वो वीडियो समर्थ के लैपटॉप में डाल दी है। ये सुनकर सलोनी उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने हमें रिंकू के हाथ मरवाने की कोशिश की थी। जिस पर शाश्वत उसे कहता है कि वो वीडियो देखकर समर्थ और रिंकू आपस में ही लड़ेंगे और फायदा हमारा होगा। फिर सलोनी शाश्वत से कहती है कि हमारे पास पूरे 50 करोड़ का माल है, हमें उनसे डील करना चाहिए। पर शाश्वत कहता है कि वो अब रिंकू पर भरोसा नहीं कर सकता, जिस पर सलोनी का कहना था कि तेजी और दमन उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब इधर लकी रिंकू से शेरा की बात करवाता है और शेरा रिंकू से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, इकजोत ने मिठाई खिलाकर उसे बेहोश कर दिया था और जब उन्हें होश आया तो ट्रक और इकजोत दोनों ही गायब थे। इधर समर्थ जेरी और याका को रिंकू की सारी सच्चाई बता देता है और उनसे कहता है कि ये रिंकू और उसके लोग ही थे जो इतने सालों से उनका माल चुरा रहे थे, और साथ ही उन्हें वो वीडियो भी सेंड कर देता है। तभी जेरी समर्थ से कह दे कि अतवाल हमारे बिजनेस के बारे में काफी कुछ जानते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने बिजनेस से नहीं निकाल सकते। हालांकि अब जेरी और याका को अतवाल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो कह दे कि अब जो भी करना है समर्थ को ही करना होगा। खैर इधर समर्थ रिंकू और मुस्कान की शादी में पहुंचता है और वो तेजी और दमन को रिंकू की सारी सच्चाई बताता है। इसके बाद पापा जी के पास जेरी और याका का वीडियो कॉल आता है, जहां वो पापा जी को बता देते हैं कि कैसे रिंकू माल चुरा कर अपना ही साइड बिजनेस कर रहा है। खैर इसके बाद रिंकू और मुस्कान की शादी हो जाती है और वहाँ लकी पहुँचता है। फिर वो रिंकू को वो माल दिखाता है जो इकजोत ने चुरा लिया था। अब इधर पापा जी के पास दमन आता है और पापा जी से कहता है कि रिंकू आपके पीठ पीछे एजराशर कंपनी के अंडर अपना साइड बिजनेस चला रहा है। ये सुनकर पापा जी उससे कहते हैं कि वो रिंकू के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं सुनेंगे और वैसे भी वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इसके बाद दमन पापा जी से कहता है कि वो पंजाब का बिजनेस संभालेगा और तेजी भी यही कहती है कि दमन समर्थ का फ्रेंड है और समर्थ के साथ बिजनेस डील दमन अच्छे से कर सकता है। ये सुनकर पापा जी दमन को एक बंदूक देते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर समर्थ डील करने से मना करे तो उसे मार देना। जिसके बाद दमन उस बंदूक को अपने कबड़ में रख लेता है। इधर सच जानने के बाद रिंकू अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल इकजोत के पास पहुंचता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि शंभू तेजी और दमन से शाश्वत की बात करवाता है, जहाँ तेजी और दमन को पता चलता है कि वो ट्रक तो उन दोनों के पास है। यह सुनने के बाद दमन और तेजी शॉक्ड हो जाते हैं
यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम आदिवासी लड़की को देखते हैं जो पापा जी को मारने के लिए रिजॉर्ट आती है, और जैसे ही वो पापा जी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, सामने से तेजी आ जाती है जो कि जोर से चिल्लाती है। अब तेजी की चीख सुनकर सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाते हैं और आदिवासी लड़की पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लड़की किसी तरह से बचकर जंगल में भाग जाती है। हालांकि वहाँ भी रिंकू के सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं, वहाँ पर अभय आ जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद सुनील डोगरा वहाँ पहुँचता है और वो एक सिक्योरिटी गार्ड के गले में काटने का निशान देखता है। तब उसे शक होता है कि वो आदिवासी लड़की अभी शायद जिंदा है, जिसके बाद सुनील गार्ड को बोलकर रिजॉर्ट की सारी सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। इधर रिंकू को पता चल जाता है कि कोई लड़की ने तेजी पर हमला किया था। ये जानकर रिंकू तेजी से उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन तेजी उससे झूठ बोल देती है कि सब कुछ इतनी जल्दी होने की वजह से वो कुछ भी देख नहीं पाई। अब उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि अगर रिंकू उस आदिवासी लड़की के बारे में जान गया तो वो उसे मार डालेगा। यहाँ सुनील डोगरा लकी को कॉल करके बताता है कि वो आदिवासी लड़की अभी जिंदा है, जो सुनने के बाद लकी तो हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि ये बात वो रिंकू को ना बताए। अब इधर आदिवासी लड़की अभय को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ अब तक क्या क्या हुआ, और वो उससे कहती है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लेगी। अब यह लकी पुलिस स्टेशन आकर सीसीटीवी फुटेज में आदिवासी लड़की को देख लेता है। इसी बीच सुनील डोगरा के पास रिंकू का कॉल आता है और रिंकू से फुटेज के बारे में पूछता है कि कौन थी पता चला। तब सुनील उससे झूठ बोलता है कि फुटेज में लड़की का फेस साफ नहीं आया है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। साथ ही वो ये भी बोलता है कि गार्ड ने उसे बताया था कि उस लड़की के साथ एक लड़का भी था। जिसके बाद रिंकू लकी से पूछता है तो लकी भी उसे झूठ बोल देता है कि शायद फुटेज वाली लड़की सलोनी हो सकती है। इधर अभय आदिवासी लड़की को बताता है कि अगर उसे अतवाल खानदान को खत्म करना है तो उसे अजराशर फार्मा को खत्म करना होगा, और अभय उसे रिंकू और पापा जी के धंधे के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वो दवाई के नाम पर ड्रग्स बेचते हैं, और अगर वो कंपनी खत्म हो जाए तो उसका दुश्मन भी खत्म हो जाएगा। अब ये सब सुनकर आदिवासी लड़की पूछती है कि उसे उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। तो अभय बताता है कि वो पहले अजराशर कंपनी के लिए काम किया करता था। जब उनके इजरायली मालिक ने मनाली में काम शुरू किया तो उन्होंने रिंकू और पापा जी की मदद ली, जिसके बाद उसने उनके कहने पर ही बॉम्ब बनाकर उनके जैसे बाकी कंपनी के गोदाम और दुकानें जला दी। इस पर आदिवासी लड़की बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए बॉम्ब बना सकते हो। खैर इधर तेजी डीएसपी घोष को कॉल करके बताती है कि आदिवासी लड़की अभी जिंदा है। फिर यहाँ डीएसपी के बड़े साहब उसे कहते हैं कि उसे मनाली फिर से जाना होगा क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि वो आदिवासी लड़की अभी जिंदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सलोनी तेजी को कॉल करके डील करती है और उससे ट्रक के बदले 5 करोड़ रुपए मांगती है। तब तेजी भी ये डील करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो ये ट्रक समर्थ को देकर उसका भरोसा जीतना चाहती थी ताकि वो उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना ले। इधर शाश्वत शंभू को हेल्प करने के लिए उसे पैसे देता है और थैंक यू बोलता है। अब तेजी सलोनी को कॉल करके पैसे देने के लिए एक जगह का लोकेशन भेजती है और साथ ही वो उसे बताती है कि उसने उनका दिल्ली पहुंचने का अरेंजमेंट कर दिया है। इसके बाद सलोनी और शाश्वत तेजी के बताए हुए लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां उन्हें पैसा मिल जाता है, लेकिन तभी वह रिंकू और उसके आदमी आ जाते हैं और वो उन्हें मार डालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब तेजी का ही प्लान था और अब ये तेजी काफी ज्यादा भयंकर रूप लेती जा रही है। फिर इधर तेजी और दमन 50 करोड़ का माल लेकर समर्थ के पास पहुंच जाते हैं और उसका भरोसा भी जीत लेते हैं, जिसके बाद समर्थ तेजी और दमन को अपना पार्टनर बना लेता है। और जब ये बात पापा जी को पता चलती है तो वो तेजी और दमन पर काफी भड़कते हैं। हालांकि अब समर्थ पापा जी से कहता है कि उन्होंने उसकी कंपनी से ड्रग्स को चोरी करके सही नहीं किया, इसलिए वो अब अपना बिजनेस पार्टनर तेजी और दमन को ही बनाएगा। खैर फिर यहाँ रिंकू तेजी से कहता है कि उन्होंने एक बिजनेस पार्टनर बनने के लिए अपनी दोस्त को ही मरवा दिया। ये सुनने के बाद दमन शॉक्ड हो जाता है और हम देख पाते हैं कि तेजी अब अपना दिमाग चलाने लगी है और वो धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है। खैर इसके बाद रिंकू समर्थ को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन रिंकू को डर था कि अगर उसने इस वक्त कुछ भी किया तो सारा इल्जाम उसी पर आएगा। तब मुस्कान रिंकू से कहती है कि अगर हम हनीमून पर चले जाएं तो किसी को भी उन पर शक नहीं होगा, जो आइडिया रिंकू को भी पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि तेजी समर्थ की अब बिजनेस पार्टनर बन चुकी है, जिससे वो बहुत खुश है। तभी इसी बीच तेजी को टिम्मा का कॉल आता है और वो उसे पैसों की डिमांड करता है। साथ ही वो ब्लैकमेल भी करता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए
तो वो रिंकू को उसकी सारी सच्चाई बता देगा कि उसने आदिवासी लड़की को भागने में मदद की थी। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टिम्मा का मुंह बंद करने के लिए तेजी उसे पैसे देने आती है। इधर रिंकू लकी से कहता है कि वो अपने हनीमून पर जा रहा है, इसलिए यहाँ का सारा काम उसे ही संभालना होगा। फिर इसी बीच सुनील डोगरा लकी को कॉल करके बताता है कि वो डीएसपी अब तक यहाँ नहीं पहुँचा, और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि डीएसपी घोष को लकी और सुनील डोगरा ने ही बुलाया था। और जब रिंकू लकी से पूछता है कि सुनील डोगरा उसे क्या बोल रहा था, तो लकी उसे झूठ बोल देता है कि वो तो अपने काम का पेमेंट मांग रहा था। इधर हम देखते हैं कि डीएसपी घोष मनाली पहुंच जाता है और फिर वो सीधा रिजॉर्ट पहुंचता है, लेकिन बीच में लकी उसे रोक लेता है और कहता है कि रिंकू तो यहाँ नहीं है, वो अपने हनीमून पर गया है। ये सुनकर डीएसपी वहाँ से चला जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लकी ये सब कुछ रिंकू से छुपाकर कर रहा है, और उसे देखकर हमें समझ आ रहा था कि वो कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि अभय और आदिवासी लड़की मिलकर बॉम्ब बनाते हैं, और यहाँ डीएसपी घोष सुनील डोगरा से मिलता है और उससे पूछता है कि रिंकू ने उसे यहाँ क्यों बुलाया। इस पर सुनील उससे कहता है कि रिंकू को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, और न ही उसे ये पता है कि वो आदिवासी लड़की अभी जिंदा है। ये सब लकी का प्लान है, और सुनील डोगरा डीएसपी को ये सब बातें रिंकू को बताने से मना कर देता है। इधर अब तेजी रिंकू के न होने का फायदा उठाती है और लकी को अपने साइड करने की कोशिश करती है, ये बोलकर कि जितनी इज्जत उसे मिलनी चाहिए रिंकू उसे नहीं देता, और साथ ही उसे कहती है कि रिंकू जो काम संभालता है वो सारा काम तुम संभाल लो। इसके बाद जब दमन और तेजी साथ में होते हैं, तब दमन तेजी पर गुस्सा होता है क्योंकि तेजी ने अपने फायदे के लिए अपने दोस्तों को ही मरवा दिया था। अब यहाँ डीएसपी आदिवासी लड़की को ढूंढने के लिए जंगल आता है, जहाँ उसे एक ब्रेसलेट मिलता है। फिर इस साइड टिम्मा एक बार फिर तेजी से पैसों की डिमांड करता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो रिंकू को जाकर सब कुछ बता देगा। अब यहाँ डीएसपी घोष डॉक्टर से मिलता है और उसे डेड बॉडी पर काटने के निशान को अच्छे से जांच करने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं कि रिंकू पापा जी के फ्रेंड अर्जुन से मिलने आता है और उसे पंजाब ऑपरेशन चलाने में हेल्प मांगता है। यहाँ तेजी एक बार फिर डीएसपी से मिलती है और उससे पूछती है कि आदिवासी लड़की ने उस पर अटैक क्यों किया था। इस पर डीएसपी उसे कहता है कि उसने तुम पर अटैक नहीं किया था, बल्कि उसका बदला तो रिंकू और पापा जी से है। फिर डीएसपी तेजी से पूछता है कि वीडियो शूट वालों का क्या हुआ, जिस पर तेजी उससे झूठ बोल देती है कि उसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। साथ ही तेजी डीएसपी को बताती है कि वो जब एम्बुलेंस लेकर जा रही थी तब गलती से उससे एक कांस्टेबल का मर्डर हो गया। ये सुनने के बाद डीएसपी भी उसे बताता है कि उसके और रिंकू के बीच एक डील हुई थी कि आदिवासी लड़की के बदले वो ऋषि को उसे देगा, लेकिन रिंकू ने उसे धोखा दे दिया और ऋषि को मार दिया, और इसलिए अब डीएसपी उससे बदला लेना चाहता है। खैर इसके बाद तेजी डीएसपी से एक हेल्प मांगती है और उसे टिम्मा की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें वो उसे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था कि वो रिंकू को जाकर सब कुछ बता देगा। इधर अभय और आदिवासी लड़की आज रायशर फार्मा पहुंचते हैं और एक ड्रग से भरे ट्रक के नीचे बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देते हैं। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिंकू ट्रक का वेट कर रहा होता है, तभी उसके पास लकी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि इनका ट्रक यहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन किसी ने एक ट्रक के नीचे बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा दिया, और इस वजह से समर्थ अपने सारे ट्रक को यहाँ से निकलने नहीं दे रहा। ये सुनकर रिंकू के होश उड़ जाते हैं। अब ये सब होने के बाद समर्थ को बहुत गुस्सा आता है और वो पापा जी को कॉल करके उनसे कहता है कि अगर उनसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं संभाला जा रहा तो वो आज ही छोड़ दे, और साथ ही वो पापा जी से कहता है कि वो पंजाब तो क्या अब हिमाचल का भी बिजनेस उनके साथ नहीं करेगा। इधर रिंकू पंजाब ऑपरेशन कैंसिल होता देख वो अर्जुन को वापस जाने को कहता है, और फिर पापा जी और रिंकू को शक होता है कि ये सब कुछ समर्थ ने किया होगा उन्हें अपने बिजनेस से निकालने के लिए। अब इधर डीएसपी घोष टिम्मा से मिलता है और उससे पूछता है कि वो तेजी को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था। टिम्मा उसे कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसने ये सब किया, लेकिन उसने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया है। ये सुनकर डीएसपी टिम्मा को एक सेकंड चांस देता है और उसे उस ब्रेसलेट के बारे में पता करने को कहता है। इधर तेजी और दमन समर्थ से मिलने आते हैं और समर्थ उनसे कहता है कि जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता कि ट्रक में बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया,
तब तक वो एक भी ट्रक यहाँ से निकलने नहीं देगा। ये सुनकर तेजी उससे कहती है कि उसे ऑपरेशन पंजाब को नहीं रोकना चाहिए और रिंकू को वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। इधर टिम्मा ब्रेसलेट के बारे में पता करके डीएसपी को अभय के गुरुजी से मिलवाता है और फिर उन्हें आदिवासी लड़की की फोटो दिखाकर पूछता है। तब गुरुजी डीएसपी को बताते हैं कि वो आदिवासी लड़की काफी जख्मी हालत में यहाँ पर आई थी, जिसके बाद हमने उसका इलाज किया और वो ठीक होकर अभय के साथ कहीं चली गई। जिसके बाद डीएसपी पूछता है कि वो कहाँ गई होगी, तो गुरुजी उससे कहते हैं कि मनाली के बाहर गांव में अभय के चाचा रहते हैं, शायद वो दोनों वहीं गए होंगे। इधर रिंकू समर्थ के पास आता है और समर्थ उससे कहता है कि तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे ट्रक को बॉम्ब छोड़ा दिया। इस पर रिंकू कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और फिर इनकी बात होने के बाद समर्थ उसे एक और मौका देता है और कहता है कि इस बार ट्रक यहाँ से नहीं दूसरे गोदाम से निकलेगी और उस जगह का एड्रेस वो लकी को दे देगा। जिसके बाद रिंकू लकी को आकर कहता है कि समर्थ उसे अगली कंसाइनमेंट की लोकेशन देगा जहां से सारे ट्रक निकलेंगे और उसे उस लोकेशन को बदलकर नगर गोदाम कर देना है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब इधर डीएसपी अभय के चाचा से मिलते हैं और उसे अभय और आदिवासी लड़की की फोटो दिखाते हैं। तब अभय का चाचा बताता है कि ये लोग तो कुछ दिन यहाँ पर रुके थे। जिसके बाद वो डीएसपी को अभय के रूम में लेकर आते हैं जहाँ डीएसपी को बॉम्ब के पार्ट्स मिलते हैं। इसके बाद डीएसपी तेजी को कॉल करके बताता है कि ट्रक में बॉम्ब ब्लास्ट आदिवासी लड़की ने ही किया था और ये सुनकर तेजी शॉक्ड हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि अभय आदिवासी लड़की को लेकर अपने एक दोस्त के पास पहुंचता है जो उसके साथ अजराइशर फार्मा में काम किया करता था। अभय को उससे बात करके पता चलता है कि उन लोगों ने ट्रक्स की लोकेशन बदल दी है। जिसके बाद अभय उससे दूसरी जगह की लोकेशन पूछता है। तब अभय की बातों से उस आदमी को उस पर शक होता है और वो उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी आदिवासी लड़की उस पर अटैक कर देती है और उससे लोकेशन बताने को कहती है। उसी बीच उस आदमी के पास लकी का कॉल आता है। तब वो आदमी लकी से बात करता है जिससे उन्हें लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। अब जाते हुए अभय उस आदमी को धमकाता है कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताई तो वो उसे जान से मार देगा। इधर तेजी लकी से आकर ट्रक की लोकेशन पूछती है ताकि वो डीएसपी से आदिवासी लड़की को ढूंढवा सके। इस पर लकी उसे मंडी का लोकेशन बताता है, लेकिन तेजी को शक होता है कि रिंकू ने तो ट्रक्स की लोकेशन चेंज कर दी है और वो यही बात डीएसपी को बताती है। साथ ही वो डीएसपी को कहती है कि ये लोग मिलकर कुछ बड़ा कर रहे हैं। जिसके बाद डीएसपी लकी को कॉल करता है और उससे बताता है कि वो आदिवासी लड़की ने ही उनके ट्रक में बॉम्ब ब्लास्ट किया है और अब वो तुम्हारे दूसरे लोकेशन की तरफ आ रही है। ये सुनकर लकी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद डीएसपी उससे लोकेशन मांगता है, लेकिन लकी उसे लोकेशन देने से मना कर देता है। अब इधर अभय और आदिवासी लड़की ट्रक्स की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अभय रिंकू वाली ट्रक में बॉम्ब फिट कर देता है। फिर जब अभय बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करता है तो ऑर्डिनेटर काम नहीं कर रहा होता। तब इसी बीच वो आदिवासी लड़की रिंकू को देखकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर डीएसपी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और ट्रक पर फायरिंग करता है, जिससे आदिवासी लड़की नीचे गिर जाती है और ये देखकर अभय आदिवासी लड़की को बचाने के लिए रिंकू पर शूट करता है। जिसके बाद अभय और आदिवासी लड़की वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। अब इधर आदिवासी लड़की को जिंदा देखकर रिंकू लकी को आकर मारता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। इस पर लकी उससे कहता है कि उसने आज तक उससे बिना सवाल किए उसकी हर बात मानी है, यहाँ तक कि उसने उसके कहने पर अपने भाई तक को भी मार दिया और वो आज उसके साथ ऐसा कर रहा है जो बात वो हमेशा याद रखेगा। ये बोलकर लकी वहाँ से चले जाता है। इसके बाद रिंकू डीएसपी से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो उस आदिवासी लड़की को जान से मार देगा। इस पर डीएसपी कहता है कि वो तो उसे यहाँ से किसी भी हाल में जिंदा लेकर जाएगा। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिंकू तेजी के पास आता है और उससे कहता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि उस पर अटैक करने वाली लड़की वो आदिवासी थी। और अब रिंकू ये बात समझ चुका था कि तेजी ने उससे जानबूझकर ये बात छुपाई है। फिर रिंकू तेजी को धमकी देता है कि अगर वो उसके परिवार के बीच आई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। खैर अब इस बार रिंकू ट्रांसपोर्ट का सारा काम शेरा को दे देता है। जिसके बाद रिंकू अर्जुन को इन्फॉर्म करता है कि उसके सारे ट्रक थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ट्रक हिमाचल बॉर्डर पार करते हैं तो अर्जुन और उसके आदमी उस ट्रक पर कब्जा कर लेते हैं। अब अगले सुबह समर्थ को पता चलता है कि उसका माल अभी तक पंजाब नहीं पहुँचा है और यही बात वो तेजी को बताता है। साथ ही वो तेजी को ये भी बताता है कि उसका पंजाब का सारा स्टाफ गायब है और अब रिंकू भी उसकी कॉल नहीं उठा रहा। दरअसल ये सब रिंकू का ही प्लान था ताकि वो समर्थ को सबक सिखा सके। अब इधर डीएसपी
डीएसपी अपनी टीम के साथ अभय के चाचा के पास आता है और उससे कहता है कि अभय की जान खतरे में है, इसलिए उसे तुरंत कॉल करके यहाँ बुला लो। जिसके बाद अभय के चाचा ऐसा ही करते हैं और उसे कॉल करके बुला लेते हैं। इधर समर्थ के लोग अर्जुन के एक आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो अपने हाथ में बंधी ताबीज से जहर निकाल कर खा लेता है और यहीं पर मर जाता है। इसी बीच समर्थ को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका एक और ट्रक गायब हो गया है। जिसके बाद समर्थ डिसाइड करता है कि वो अब अगला ट्रक खुद लेकर जाएगा। इधर वो आदिवासी लड़की अभय का साथ देने से मना कर देती है, क्योंकि वो तो सिर्फ रिंकू और उसके पापा से बदला लेना चाहती थी और अभय तो सिर्फ ड्रग्स को खत्म करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसी की वजह से उसने अपने परिवार को खो दिया था। और इसलिए आदिवासी लड़की रिंकू और पापा जी को खत्म करने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। खैर इधर डीएसपी अपनी टीम के साथ अभय और आदिवासी लड़की का चुपचाप वेट कर रहा होता है और यहाँ शेर रिंकू को कॉल करके बताता है कि अगले कंसाइनमेंट के साथ समर्थ खुद आएगा। ये सुनकर रिंकू शेरा से कहता है कि किसी भी हाल में समर्थ की कार ट्रक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जिसके बाद शेरा समर्थ की कार का ब्रेक फेल कर देता है। अब इधर तेजी भी डिसाइड करती है कि वो भी कंसाइनमेंट के लिए समर्थ के साथ जाएगी और ये बात जब रिंकू और पापा जी को पता चलती है तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि एक साथ उनके दोनों दुश्मन मारे जाएंगे। जिसके बाद दमन भी समर्थ और तेजी को ज्वाइन कर लेता है और जब ये बात रिंकू को पता चलती है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि वो तो अपने भाई को खोना नहीं चाहता था। खैर इसके बाद ये तीनों समर्थ की कार से निकल जाते हैं और बीच रास्ते में समर्थ को पता चलता है कि कार का ब्रेक फेल है। फिर थोड़ी देर बाद समर्थ उस कार को क्रैश कर देता है, जिससे इन तीनों की जान बच जाती है। अब इधर जब अभय अपने चाचा के घर आता है तो डीएसपी उससे आदिवासी लड़की के बारे में पूछता है, तो अभय कहता है कि वो तो अब उसके साथ नहीं है। जिसके बाद डीएसपी बॉम्ब ब्लास्ट करने के जुर्म में अभय को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन इसी बीच वहाँ आदिवासी लड़की आ जाती है और सारे पुलिस को जख्मी करके अभय और आदिवासी लड़की वहाँ से भाग जाते हैं। इधर समर्थ जानता था कि कार का ब्रेक फेल रिंकू और उसके पापा जी ने ही किया होगा और यही बात समर्थ पापा जी को भी कहता है कि वो कैसे इंसान है, उन्होंने अपने बदले के लिए अपने बच्चों की जान तक की परवाह नहीं की। और जाते जाते समर्थ उन्हें धमकी देता है कि वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब ये सुनकर पापा जी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में दमन को बता देते हैं कि समर्थ की ट्रक उन्होंने चोरी करवाई थी। जो सुनने के बाद तेजी और दमन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब इधर जेरी और रिया का समर्थ को अपनी कंपनी से निकाल देते हैं, क्योंकि वो अब और नुकसान नहीं करवाना चाहते थे। और जेरी समर्थ से कहती है कि उसे थैंकफुल होना चाहिए, कितने नुकसान होने के बाद भी वो उसे जिंदा छोड़ रहे हैं। फिर इधर डीएसपी घोष लकी से मिलता है और रिंकू से बदला लेने के लिए उसे अपनी साइड करने की कोशिश भी करता है। वहीं तेजी समर्थ को बता देती है कि ट्रक्स के गायब होने के पीछे रिंकू और पापा जी का हाथ था। ये सब जानने के बाद समर्थ तेजी के साथ मिलकर रिंकू के खिलाफ एक प्लान बनाता है। जिसके बाद तेजी टिम्मा को कॉल करती है और फिर टिम्मा मुस्कान को फॉरेस्ट ऑफिसर शाफिक बन के कॉल करता है और उससे झूठ बोलता है कि उसके पापा उसे और रिंकू को आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे हैं। ये सुनकर मुस्कान काफी खुश होती है और वो यही बात रिंकू को आकर बताती है। अब इधर आदिवासी लड़की पापा जी को मारने के लिए रिजॉर्ट पहुंचती है, लेकिन अभय उसे रोक लेता है कि अभी ये सही समय नहीं है। हालांकि यह तेजी मौका देखकर रिजॉर्ट के सारे सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर देती है। जिसके बाद समर्थ के आदमी आकर पापा जी को किडनैप कर लेते हैं। इधर आदिवासी लड़की अभय को बेहोश करके रिजॉर्ट पहुंचती है, जहां दमन की मां उसे देखकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद आदिवासी लड़की विंडो से देखती है कि कुछ लोग पापा जी को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। साथ ही इधर रिंकू और मुस्कान डोडियाल से मिलने पहुंचते हैं और तभी रिंकू को पता चलता है कि मुस्कान के पापा ने उससे खुद बात नहीं की थी, बल्कि किसी आदमी ने उसे ये बात बोली थी कि उसके पापा उससे और रिंकू से मिलना चाहते हैं। तभी रिंकू और मुस्कान पर अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टिम्मा रिंकू को गोली मारने ही वाला होता है कि पीछे से मुस्कान उस पर गोली चला देती है और वो यहीं मारा जाता है। तभी वहाँ पर लकी आता है और समर्थ के गुंडों को मार देता है। अब इधर आदिवासी लड़की पापा जी को फॉलो करते हुए अजराशर फार्मा पहुंचती है। वहीं इधर दमन तेजी से पूछता है कि जब वो लोग पापा जी को ले जा रहे थे तब वो कहाँ थी। तब तेजी झूठ बोलती है कि वो मम्मी जी के साथ रिंकू और मुस्कान की वेडिंग वीडियो देख रही थी। इस पर दमन उससे कहता है कि उसे सिक्योरिटी गार्ड से पता चला कि वो लोग पीछे के दरवाजे से आए थे और उन्हें इस बारे में कैसे पता चला। यहाँ दमन को तेजी पर शक होता है और वो कहता है कि अगर उसे पता चला कि इन सब के पीछे उसका हाथ है तो वो उससे रिश्ता तोड़ देगा। इधर लकी रिंकू को बताता है कि समर्थ के गुंडों ने पापा जी को किडनैप कर लिया है, जो सुनकर रिंकू के होश उड़ जाते हैं। फिर यहाँ समर्थ पापा जी से ट्रक्स के बारे में पूछता है
लेकिन पापा जी उसे कुछ भी नहीं बताते। तब समर्थ पापा जी को बताता है कि रिंकू तो मर चुका है और अब उन्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा, जो सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। इधर हम अबे को देखते हैं, जो डीएसपी घोष को बता देता है कि वो आदिवासी लड़की पापा जी और रिंकू को मारने के लिए कहाँ गई है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो बहुतों की जान ले लेगी। तभी आदिवासी लड़की पापा जी पर हमला करती है और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद समर्थ के आदमी उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तब आदिवासी लड़की समर्थ को बताती है कि इसने उसकी बहन और इसके दोस्त को मार डाला और अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तब ये सुनकर समर्थ कहता है कि उसे बस इससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर वो पापा जी के साथ जो चाहे वो कर सकती है और उसे फर्क नहीं पड़ता। खैर इसी बीच तेजी समर्थ को कॉल करती है और उसे ये प्लान कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन समर्थ उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद तेजी डीएसपी को कॉल करके बता देती है कि पापा जी को समर्थ ने किडनैप किया है और वो अभी एजराशर फार्मा में है। इससे डीएसपी समझ जाता है कि वो आदिवासी लड़की अभी वहीं होगी। जिसके बाद डीएसपी अभय को कॉल करके आजराशर फार्मा पहुंचने के लिए कहता है। इधर हम देखते कि मुस्कान भी, जिसे लकी के साथ रिंकू ने घर भेजा था, वो लकी के ऊपर गन तान देती है और उससे कह दे कि मुझे रिंकू के पास ले चलो। यहाँ दमन और तेजी भी अब आजराशर फार्मा के लिए निकलते हैं। वहीं हम देखते कि रिंकू अपने आदमियों के साथ आजराशर फार्मा पहुंच जाता है। जिसके बाद रिंकू समर्थ को बहुत मारता है और इसी मौके का फायदा उठाकर आदिवासी लड़की पापा जी पर हमला कर देती है। तभी रिंकू आकर पापा जी को बचा लेता है। जिसके बाद वहाँ पर सब लोग एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी बीच वहाँ पर लकी और मुस्कान भी पहुँच जाते हैं और अबे भी आ जाता है। अब यह मौका देखकर एक बार फिर से आदिवासी लड़की पापा जी पर हमला करती है। ये देखकर रिंकू उस पर गन चलाता है और आदिवासी लड़की को बचाने के लिए अबे बीच में आ जाता है, जिससे उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। उसी समय वहाँ डीएसपी भी पहुंच जाता है और अब अबे की मौत के बाद आदिवासी लड़की एक बार फिर पापा जी पर हमला करती है, लेकिन वहाँ तेजी आकर आदिवासी लड़की को रोकती है। जिसके बाद वो आदिवासी लड़की अपना आपा खोकर तेजी को ही मारने की कोशिश करती है। तब ये सब देखकर डीएसपी को मजबूरन आदिवासी लड़की पर गोली चलानी पड़ती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखकर रिंकू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था, पर ऐसा करने के बाद डीएसपी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम समर्थ को देखते हैं, जो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है। हालांकि अब ये सब कांड होने के बाद अगले दिन डीएसपी घोष आदिवासी लड़की की डेड बॉडी को ले जा रहा होता है और इधर रिंकू से मिलने जेरी और याका आते हैं, जो बताते हैं कि वो अब समर्थ के साथ बिजनेस नहीं करेंगे और साथ ही वो रिंकू को ये भी बताते हैं कि समर्थ ने उनके इलीगल काम को ग्लोबल नेटवर्क में एक्टिवेट कर दिया है। साथ ही उसने सारे एसेट को भी एक अज्ञात जगह पर रखा है और सिर्फ उसके पास ही उसका एक्सेस है। अगर हमने उसे मारा या फिर ढूंढने की कोशिश की तो वो हमारे सारे धंधे और हमारे क्लाइंट्स की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में लीक कर देगा। तब ये सुनकर रिंकू उनसे कहता है कि समर्थ को वो ढूंढेगा। जिसके बाद रिंकू जेरी और याका को गायब हुए ट्रक के पास लाता है। तब ये देखकर जेरी और याका बहुत खुश होते हैं कि उनका माल अभी भी सेफ है। अब इसी बीच जेरी रिंकू से पूछती है कि बिजनेस पार्टनरशिप के अलावा उसे क्या चाहिए। तब रिंकू कहता है कि समर्थ। अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि पापा जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। तब रिंकू से धमकाता है कि वो किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, वो उसे ढूंढ निकालेगा और बड़ी भयानक मौत देगा। जिसके बाद हम समर्थ को देखते हैं, जो किसी को कॉल करके कहता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। जेरी और याका यहाँ पर आ गए हैं। यहीं पर सीजन 2 खत्म होता है। यानी शायद समर्थ ने ये खेल बिजनेस के मास्टरमाइंड्स को बुलाने के लिए खेला था। अब दोस्तों सीजन 3 देखने लायक होगा, जहां समर्थ और रिंकू टकराएंगे। अगर आपको